हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गीता मैंडोरा पर। मैं निशा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके ऑल टीचिंग एग्जाम में हेल्प करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं हमने मुख्यतः यूपी टेट को लेकर डिजाइन किए हैं। तो आइए अपने क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 1, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो जो आपके पियाजे थे, इन्होंने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका विकास दिया था? किसका? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी थी, जिसमें इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो आपका लिटिल साइंटिस्ट है। बच्चा स्वयं क्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में आपकी 4 अवस्थाएं दी हैं और चारों अवस्थाओं में इन्होंने बताया है कि बच्चा कितना और क्या सीखता है। तो आपकी जो ये स्टेज है संवेदी गामक, ये 0 से 2 साल तक होती है। इस स्टेज में इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो अपनी संवेदी अंगों के द्वारा सीखता है, जैसे कि देखकर, सुनकर और स्पर्श करके। फिर आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये जो आपकी होती है 2 से 7 साल तक। इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा जो है उसमें इस स्टेज पर आकर आपका जीववाद का गोड़ा जाता है। जीववाद यानी कि बच्चा जो है वो आपका निर्जीव चीजों को सजीव समझकर खेलता है, जैसे कि जो उसके गुड्डे गुड़िया होते हैं उनके साथ में वो ऐसे ट्रीट करता है जैसे उसकी मम्मी उसको करती है। उनको खिलाता है, उनको दूध पिलाता है, उनको अच्छे से उनके साथ में ट्रीट करता है जैसे कि उनकी मम्मी करती हैं। और इसमें आपका अहम केंद्रता का गुण विकसित होता है। इसके अंदर अहम केंद्रता में क्या होता है? जब बच्चा बाहर निकलता है तब उसको लगता है कि सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, सब मुझे ही नोटिस कर रहे हैं। उसे खुद को इम्पोर्टेंस देना ज्यादा अच्छा लगता है। आपका जो मूल संक्रियात्मक अवस्था है, ये आपकी होती है 7 से 11 साल तक। इस स्टेज में बच्चे के अंदर मूर्त चीजों पर तार्किक चिंतन करना विकसित हो जाता है। बच्चा जो है उसके सामने जो चीजें हैं उन पर वह चिंतन करना सीख जाता है, लेकिन जो उसके सामने नहीं है, जो अमूर्त चीजें हैं, उन पर वह चिंतन नहीं कर पाता है। और जो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, यह है आपकी 11 से एवब। इस स्टेज में बच्चे के अंदर मूर्त और अमूर्त दोनों तरीके के चिंतन विकसित हो जाते हैं। वह समस्या समाधान कर लेता है और गणित के प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेता है। इस अवस्था में आते आते बच्चे के अंदर हर तरीके के चिंतन करने की जो आपकी क्षमता है वो विकसित हो जाती है। तो ये है आपके पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। तो इसका सही आंसर होगा आपका जो अमूर्त चिंतन है वो आपका इस स्टेज में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेडपीडी की अवधारणा किससे संबंधित है? व्यक्तिगत विभिन्नता, सहयोगात्मक अधिगम, परिपक्वता या बुद्धि परीक्षण। तो जेडपीडी जो है वो किसकी अवधारणा है? आपकी वाइगोत्स्की की। किसकी? वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की ने आपके सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी दी। सामाजिक सांस्कृतिक यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी दी। इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ अवधारणाएं दी, जिनमें से एक आपका जेडपीडी जो है, इसमें इन्होंने बताया कि जब बच्चा कोई काम स्वयं कर रहा हो और वह स्वयं नहीं कर पा रहा है और उसमें किसी की हेल्प मिल जाए, यानी कि उसके शिक्षक या उसके माता पिता या उसका साथी उसकी थोड़ी मदद कर दे, तब वह काम को जल्दी अच्छे से सीख सकता है और फिर वह उस कार्य को स्वयं भी करना सीख जाता है। फिर इनकी जो दूसरी अवधारणा थी वो थी आपकी स्कैफोल्डिंग।
इसके फोल्डिंग। इसमें इन्होंने बताया कि जब बच्चा सीख रहा है तब हम उसको अस्थायी रूप से थोड़ी सी मदद दे दें, और उस मदद को जब बच्चा सीखने लगे तब हम उस मदद को धीरे धीरे कम करते जाएं, फिर बच्चा स्वयं सीख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप छोटे थे तब आपके जो टीचर थे वो आपका हाथ पकड़कर लिखना सिखाते थे, फिर जब आप धीरे धीरे लिखना सीख जाते तब आपके जो शिक्षक थे वो आपका हाथ छोड़ देते, फिर आप अपने आप ही उस काम को अच्छे से करना सीख गए। ठीक है, फिर आपका रोल ऑफ लैंग्वेज। जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने भाषा पर भी इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो भाषा के जरिए भी सीखता है। जब बच्चा अपने आप खेलता है तब वो अपने आप से बात करता है, जिसको इन्होंने बताया कि प्राइवेट स्पीच। इन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो भाषा के द्वारा अच्छा सीखता है। ठीक है, फिर आपका सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में बताया इन्होंने कि जब बच्चा समाज में उठना बैठना सीखता है, अपने रिश्तेदारों से मिलता है, अपने साथियों के साथ में खेलता है, तब उसका सामाजिक विकास जो है वो स्वयं हो जाता है। तो ये है आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने ये कुछ अवधारणाएं दी। और आपका क्वेश्चन क्या है, जेड-पीडी की अवधारणा किससे संबंधित है? तो आपके सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि बच्चा जो है किसी के सहयोग से अच्छा सीखता है। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट किस पर बल देता है? अभ्यास पर, तत्परता पर, परिणाम पर या अनुकरण पर? तो आपके जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने आपका त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। त्रुटि एवं प्रयास, इनका जो सिद्धांत था वो एक बिल्ली पर आधारित था, यानी कैट पर आधारित था। इन्होंने एक कैट को एक पजल बॉक्स में बंद किया। किसमें? पजल बॉक्स में बंद किया, और फिर इसमें एक लीवर लगा था, इसके बाहर भोजन रखा था। ठीक है, जब भूख से बिल्ली पूरे पजल बॉक्स में घूमती रही, झटपटाती रही, इसने कई बार गलतियां करी, गलत अभ्यास किया, वहां बाहर जाने के लिए कई बार इसने गलत रास्ता चुना, फिर अंत में उसका संयोग से इस लीवर पर पैर लग गया। ठीक है, फिर पैर लगने से उसे बाहर का रास्ता नजर आ गया। ठीक है, बिल्ली जो थी इस लीवर पे पैर लगने से बाहर का रास्ता उसको दिख गया और वह भोजन तक पहुंच गई। ठीक है, तो क्या बताया इसमें थॉर्नडाइक ने कि बच्चा जो है कई बार अभ्यास करके और उस अभ्यास के दौरान कई बार गलतियां करके सीखता है। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत है वो आपका, उस सिद्धांत में 3 नियम दिए गए हैं। 3, जो कि पहला सिद्धांत नियम है आपका पहला नियम है आपका तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। इसमें इन्होंने बताया कि जब बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है, अपने आप तत्पर होता है, तब वह ज्यादा प्रभावी ढंग से सीख पाता है। फिर आपका है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा किसी भी कार्य को जब बार बार उसका अभ्यास करता है, जब बार बार उसको करके देखता है, तब वह अच्छे से और जल्दी सीख जाता है। फिर आपका आता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम अर्थात जब हम कोई कार्य करते हैं और उसका प्रभाव अच्छा आता है, तब उस कार्य को हम दोबारा करना चाहते हैं। बच्चा है, अगर उसने कोई कार्य किया है और उसको उसका परिणाम अच्छा मिला है, तब वह उस कार्य को रिपीट भी करता है। तो आपका जो सही आंसर होगा लॉ ऑफ इफेक्ट, वो किसका? परिणाम पर आधारित है। यानी कि जब अच्छा परिणाम आता है तो बच्चा दोबारा उस काम को
रिपीट करता है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रचनावादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है? व्याख्यान विधि, रटकर सीखना, बालक स्वयं ज्ञान का सृजन करता है, दंड आधारित शिक्षण। जो आपका रचनावादी दृष्टिकोण है वो आपका किसने दिया? पियाजे ने। किसने दिया? पियाजे ने। इन्होंने बताया कि जब बच्चा स्वयं कुछ सीखता है, स्वयं कुछ करता है, तब वह ज्यादा प्रभावी ढंग से सीखता है। और बच्चा जब कोई क्रिया करता है, उसको अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर कुछ भी सीखता है, तब वह अच्छे से सीख जाता है। तो इसमें क्या है आपका? रचनावादी, बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, जो कि आपके पियाजे ने कहा कि बालक जो है स्वयं ज्ञान का सृजन करता है। तो आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किस स्तर में आता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत या उत्तर परंपरागत, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके कोहलबर्ग जो हैं, उन्होंने आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में आपकी ये इनका सिद्धांत जो है वो हिंज पर आधारित है, यानी कि एक स्टोरी पर आधारित है, जो कि हिंज नाम के व्यक्ति पर है। हिंज जो था, उसकी वाइफ थी, वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से पीड़ित थी, गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। ठीक है, जिस बीमारी से वो पीड़ित थी, उस बीमारी की दवाई एक मेडिकल पर मिलती थी, एक ही मेडिकल पर थी, और उस मेडिकल पे गया वो, उसके पास उस दवाई के पूरे पैसे नहीं थे, आधे थे। उसने मेडिकल वाले से विनती की कि मुझे इतने ही पैसों में दवाई दे दो। मेडिकल वाला नहीं माना। जो हिंज था वो आपका डिलेमा में आ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये थी आपकी हिंज की स्टोरी, जो कि आपकी कोहलबर्ग ने दी। ठीक है, इनके जो है आपके 3 स्तर हैं, 3 स्तर दिए इन्होंने, जिसके अंदर 6 चरण हैं। जो आपका पहला स्तर है वो क्या है? आपका है इसमें परंपरागत। पूर्व परंपरागत ही होगा, पूर्व परंपरागत। इसके अंतर्गत जो है आपके 2 लेवल आते हैं। कौन सा? आपका नंबर 1 जो है वो है दंड एवं आज्ञा पालन। दंड एवं आज्ञा पालन, इसमें बच्चा जो है वो कोई भी कार्य दंड और आज्ञा पालन के लिए करता है, यानी दंड से बचने के लिए और आज्ञा पालन करने के लिए करता है। वो कोई भी काम ये सोच कर करता है कि मुझे दंड मिलेगा, इसलिए मैं इस काम को नहीं करूंगा। ठीक है, फिर आपका आता है व्यक्तिगत लाभ। व्यक्तिगत लाभ, इसमें बच्चा पहले स्वयं का स्वार्थ देखता है, वो अपने बारे में ज्यादा सोचता है। अगर उसके साथ का कोई बच्चा बोलता है कि मेरी इस काम में हेल्प कर दो, मेरे वर्क में मेरी हेल्प कर दो, तो वो बोलता है कि मुझे इसके बदले में चॉकलेट दोगे तब मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा। ठीक है, फिर आपका आता है परंपरागत। परंपरागत, परंपरागत में आपका, परंपरागत में भी आपके 2 आते हैं, 2 चरण आते हैं। नंबर 1, अच्छा बच्चा अभिविन्यास। अभिविन्यास, इसमें बच्चा जो है वो कोई भी कार्य इसलिए करता है कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरे शिक्षक मेरी तारीफ करें, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जिससे कि मेरे शिक्षक जो हैं वो मेरी तारीफ करेंगे, मैं अच्छे काम करूंगा, मेरी शिक्षक और मेरे पेरेंट्स मेरी तारीफ करेंगे। इसमें अपनी तारीफ सुनने के लिए या अपने आप को अच्छा सुनने के लिए कोई भी कार्य करता है। फिर आपका
कानून, नियम, अभिविन्यास। कानून, नियम, अभिविन्यास, इसमें क्या होता है, इसमें वह किसी भी ऐसे कार्य को नहीं करता जो कि सामाजिक रूल के अगेंस्ट हो। तो जो आपका ये हो गए 2 स्टेप इस परंपरागत के। अब आपका आ गया थर्ड वाला, उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत, इसके अंदर भी आपके 2 आते हैं। नंबर 1 सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, अनुबंधन अभिविन्यास। इसके अंदर व्यक्ति कोई भी कार्य अपने समाज के हित के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल जो हिंद था, उसको पता था कि चोरी करना जो है वो गलत काम है, ये सामाजिक नियमों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी उसने अपनी वाइफ के हित में रहकर चोरी को किया और दवाई ले आया और अपनी वाइफ की जान बचा ली। तो इसका सेकंड वाला है आपका सार्वभौमिक नैतिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैतिक अभिविन्यास, इसके अंदर व्यक्ति जो होता है वो नैतिकता और मानवतावादी पर ज्यादा बल देता है। ठीक है, इसमें अगर जो व्यक्ति है वो मानवतावादी पर ज्यादा ध्यान देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दुर्घटना हो गई है और आपका रेड बत्ती चालू है, तो वो जो व्यक्ति है वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर, रेड बत्ती के होते हुए भी वह उन रूल्स को तोड़कर उस व्यक्ति को बचाने के लिए जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मानव जीवन अमूल्य है। तो ये जो था आपका कोहलबर्ग का सिद्धांत था। इन्होंने पूछा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किस स्तर में आता है, तो ये आपका उत्तर परंपरागत में आता है। ये था आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, प्रतिभाशाली बच्चों को अलग पढ़ाना, या विशेष विद्यालयों को बढ़ावा देना। तो समावेशी शिक्षा आपकी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें आपका क्या है, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना, उनको समान अवसर देना। जो कक्षा है आपकी उसमें सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, आर्थिक रूप से वंचित बच्चे या दिव्यांग बच्चे, सभी तरीके के बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। ये आपका क्या है, समावेशी शिक्षा का उदाहरण है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है, पुनर्वलन, अनुकरण, परिपक्वता या अंतर्दृष्टि। तो आपके जो बंडूरा के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, ये आपका था, एक बंडूरा जो थे इन्होंने एक बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक बोबो डॉल रखी, ठीक है, उस पर जो एक अडल्ट व्यक्ति था वो आक्रामक व्यवहार कर रहा था, उसको मार रहा था, उससे गलत बोल रहा था। बच्चे जो थे इस व्यवहार का अवलोकन कर रहे थे और फिर बच्चों ने भी इसी व्यवहार को दोहराया। फिर बच्चों ने ये सीखा, फिर जो अडल्ट था फिर से उसने बोबो डॉल को मारा, फिर उसको पनिशमेंट दी गई। बच्चे इसका भी अवलोकन कर रहे थे, फिर वह सीख गए कि इस व्यवहार को दोबारा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हमें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो जो बंडूरा थे वो यह बताना चाह रहे हैं
कि बच्चे जो हैं वो हमारे आसपास से ही अनुकरण करते हैं, हमारे आसपास जैसा भी वातावरण है वो उसी के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, तो बंडूरा का सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत किस पर आधारित है? अनुकरण पर। यानी कि बच्चे जो हैं वो अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार पाने हेतु पढ़ना, दंड से बचने हेतु पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करने हेतु पढ़ना, अंक प्राप्त करने हेतु पढ़ना। तो आपका क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा। ये जो है ज्ञान प्राप्त करने हेतु पढ़ना, ये आपकी अभिप्रेरणा आंतरिक और बाह्य दो तरीके की होती है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा आपकी क्या है? जब कोई बच्चा जो है वो अंदर से कोई भी काम अपनी इच्छा से करना चाहता है, अपनी रुचि के अनुसार करना चाहता है, तब वह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। और आपका बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा में आपका पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, ठीक है, दंड से बचने हेतु पढ़ना, अंक प्राप्त करने हेतु पढ़ना, ये सब आपके बाह्य के उदाहरण हैं। और ज्ञान प्राप्त करने हेतु पढ़ना, ये आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा, स्किनर के अनुसार सीखने में सबसे प्रभावी तत्व है अंतर्दृष्टि, पुनर्वलन, परिपक्वता या अनुकरण। तो स्किनर जो थे इन्होंने आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको कहते हैं। ये एक चूहे पर आधारित थी। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो चूहे पर किया था। इसमें इन्होंने एक भूखे चूहे को बॉक्स में बंद किया, इसको स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। इसमें एक लीवर लगा था और चूहा जो था भूख से इस पूरे बॉक्स में खाना, भूख से पूरे बॉक्स में झटपटाता रहा, चारों तरफ घूमता रहा और फिर संयोग से उसका पैर इस लीवर पर पड़ा और उसको भोजन प्राप्त हो गया। यहाँ पर आपका भोजन था और उसको भोजन प्राप्त हो गया। फिर चूहा जो था वो सीख गया कि इस लीवर पर पैर पड़ने से मुझे भोजन मिल रहा है। ठीक है, तो आपका स्किनर के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी तत्व कौन सा है? पुनर्वलन। स्किनर जो थे उन्होंने आपका पुनर्वलन पर ज्यादा फोकस किया था। जैसे जब जो चूहा था ये इस लीवर पर पैर लगा और उसको भोजन मिला, तो इनका क्या था? ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम चूहे को भोजन ना देते, उसके लीवर पर पैर पड़ने से अगर उसके पैर में चोट लगती तो क्या वह इस व्यवहार को दोबारा दोहराता? नहीं दोहराता। इसलिए इन्होंने बताया कि चूहे को पुनर्वलन दिया जिससे कि वह दोबारा उस व्यवहार को दोहरा सके। ये आपका स्किनर का सिद्धांत था और आपका राइट आंसर है पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये अवस्था जो होती है 0 से 2 साल, इसमें बताया कि बच्चा अपने संवेगों के द्वारा सीखता है। ये अवस्था 2 से 7 साल, इसमें बच्चे के अंदर जीववाद और अहम केंद्रता का गुण विकसित होता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था, इसके अंतर्गत बच्चे में तार्किक चिंतन, और ये आपकी 7 से 11 साल तक होती है। इसमें बच्चे के अंदर जो मूर्त चीजें होती है उन पर वह ज्यादा अच्छे से तार्किक चिंतन कर पाता है, अमूर्त चीजों पर नहीं कर पाता है। और ये औपचारिक जो होती है आपकी वो होती है 11 से एवब। तो जो कंजर्वेशन का गुण है वो आपका मूल संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। कंजर्वेशन क्या है? बच्चा जो है
जो उसके सामने एक छोटा गिलास रखो जो कि चौड़ाई में ज्यादा है और एक लंबाई में ज्यादा है, दोनों में पानी की क्वांटिटी सेम है, तो बच्चा जो है वो समझ जाता है कि गिलास का साइज चेंज करने से पानी की क्वांटिटी नहीं चेंज होती, पानी की क्वांटिटी दोनों में सेम है। ये आपका संरक्षण की समझ है, ठीक है, जो कि आपकी मूल संक्रियात्मक अवस्था में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? समान शिक्षण देना चाहिए, अलग अलग शिक्षण रणनीतियां अपनाना चाहिए, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, कमजोर बच्चों को अलग करना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अलग अलग शिक्षण रणनीतियां अपनाना चाहिए, क्योंकि जो कक्षा है उसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, उसमें एक समान क्षमता वाले बच्चे नहीं होते हैं, उसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, आपके मंदबुद्धि बच्चे भी होते हैं, और जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं वो भी होते हैं। हर तरीके के बच्चे आपकी कक्षा में होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को बच्चों के अनुसार अपनी शिक्षण प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए, ठीक है। ये आपका बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, स्कैफोल्डिंग शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? फ्राइड से, वाइगोत्स्की से, स्किनर से, कोहलर से? तो जो स्कैफोल्डिंग है वो आपका वाइगोत्स्की ने दिया, इन्होंने जेडपीडी के बारे में बताया, और आपका स्कैफोल्डिंग जेडपीडी में क्या था, अभी हमने बताया कि बच्चा किसी कार्य को स्वयं कर रहा है और उसको अगर उसमें अपने शिक्षक या माता पिता की हेल्प मिल जाए तब वह उस कार्य को अच्छे से सीख सकता है और फिर वह स्वयं भी कर सकता है। आपका स्कैफोल्डिंग जो था, इसमें इन्होंने बताया कि बच्चे को अस्थायी रूप से मदद दी जाए, उसको हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। बच्चा जब साइकिल सीख रहा है तब उसको पीछे से सपोर्ट उसकी साइकिल में लगा दिया जाए, तब वह बच्चा अच्छे से सीख लेगा, और जब वह उस साइकिल पर बैलेंस करना सीख जाए तब उस सपोर्ट को धीरे धीरे कम कर दिया जाए, फिर वह बच्चा अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाएगा। यह आपका स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आता है, जो कि आपका वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बताया। सामाजिक सांस्कृतिक यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी, जो कि आपके वाइगोत्स्की ने दी। ये था आपका वाइगोत्स्की का स्कैफोल्डिंग, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष कौन सा है? इड, ईगो, सुपर ईगो? तो आपका जो इड है वो आपका जन्मजात होता है, इसमें अगर बच्चे की कुछ इच्छाएं हैं तो वो उसको पूरी करनी ही होती हैं। अगर वो बाहर मार्केट में गया है और उसको कोई खिलौना पसंद आ गया है तब वह उसको चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके मम्मी पापा के पास पैसे हों या ना हो। आपका जो ईगो है ये आपकी परिस्थितियों में समायोजन करना यहाँ तक आते आते बच्चा सीख लेता है। इसमें क्या है, बच्चे को अगर कुछ चाहिए तो उसके मम्मी पापा दिला दें तो ठीक है, नहीं तो वो जब भी मांगेगा और वो लोग बोल दें कि आज बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कल दिला दूंगा, तब बच्चा समझ जाता है, ठीक है। जो आपका सुपर ईगो है, इसमें बच्चे के अंदर नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। इसमें बच्चा कोई ऐसा काम नहीं करता जो सामाजिक नियमों के खिलाफ हो या जो कोई काम गलत हो। ये आपके फ्राइड के व्यक्तित्व की 3 संरचनाएं हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष कौन सा है? सुपर ईगो। इसमें नैतिक पक्ष का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्न में से कौन सा अभिसारी चिंतन का उदाहरण है? अनेक समाधान खोजना, एक सही उत्तर खोजना, कल्पना करना, या कहानी बनाना? जो आपका चिंतन है यानी थिंकिंग, वो
टू टाइप्स की होती है। नंबर 1 कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग, और नंबर 2 डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आपकी जो कंजर्वेंट होती है वो क्या होती है, शिक्षक जो है वो कई सारे उत्तर दे और बच्चा जो है उनमें से एक ही उत्तर को चुने, तो ये आपका कंजर्वेंट के अंदर आता है। यानी इसको हम समझने के लिए क्या समझेंगे कि मंजिल एक रास्ते अनेक, इसमें कई सारे ऑप्शन होते हुए भी बच्चा एक आंसर को चुनता है। आपका डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट में किसी पर्टिकुलर समस्या पर बहुत सारे विचार, नवीन नवीन विचार लाना और उन पर चिंतन करना आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आता है। तो आपका जो अभिसारी चिंतन है कन्वर्जेंट थिंकिंग, वो कौन सी है, एक सही उत्तर खोजना। ठीक है, आपका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है, तीव्र सीखना, उच्च जिज्ञासा, कम रचनात्मकता, उच्च बुद्धि स्तर। तो इसका जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे अलग होते हैं। इनका आईक्यू जो है आपका, इनका आईक्यू आपका होता है 130 से एवब या 130। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सामान्य से अलग होते हैं, वो तीव्र रूप से सीखते हैं, उनकी जिज्ञासा भी उच्च होती है और उनका बुद्धि स्तर भी उच्च होता है, वह अधिक रचनात्मक भी होते हैं। तो इसका सही आंसर है कम रचनात्मक, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं आपके वो अधिक रचनात्मक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट से दूर का सिद्धांत किससे संबंधित है, विकास, मूल्यांकन, अधिगम, परामर्श। तो निकट से दूर जो है आपका वो क्या है, हम बच्चे को जब शिक्षक जो है वो बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाए, जो बच्चे के आसपास है, जो निकट है, उन चीजों को पढ़ाकर फिर उसको वह उन चीजों को पढ़ाए जिनके बारे में नहीं जानता है, जिससे बच्चा अज्ञात है। अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना आपका निकट से दूर का सिद्धांत है, जिसके द्वारा बच्चे का विकास होता है। आपका सही आंसर है ए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, सीसीई। जो आपका सीसीई है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्या, इवेल्युएशन। इसके अंतर्गत जो आपका कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि बच्चे का मूल्यांकन निरंतर और लगातार होना चाहिए। इसके अंतर्गत बताया गया कि जो बच्चा है उसका शैक्षणिक सत्र अंत होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, इसमें बीच बीच में बच्चे का मूल्यांकन करते रहना चाहिए, प्रश्नोत्तरी करके, या बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दिया जाए या कोई भी होमवर्क वगैरह देके किसी भी तरीके से बच्चे का लगातार मूल्यांकन होते रहना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव के अंतर्गत बच्चे का ओवरऑल मूल्यांकन होना चाहिए, चाहे वो आपका शैक्षिक, चाहे कला में हो या संगीत में हो, सारी चीजों में देखते रहना चाहिए कि बच्चे ने कब कितना इम्प्रूवमेंट किया और इसी अनुसार उसका मूल्यांकन करना चाहिए। जो आपका सीसीई है यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, वो आपका दो तरह का होता है। एक आपका फॉर्मेटिव ये मूल्यांकन जो है आपका वो फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो है आपका वो
आपके शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। जब सत्र चल रहा होता है उस दौरान जो आपके मूल्यांकन होते हैं, जो छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं, वो आपके फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका सम्मेटिव इवेल्युएशन है, इसके अंतर्गत इवेल्युएशन इसके अंतर्गत जो आपका शैक्षणिक सत्र है वो अंत होने पर ये आपका सम्मेटिव इवेल्युएशन होता है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया जो है वो आपकी पूर्ण हो जाती है। फिर बच्चे में देखा जाता है कि उसने कितना इम्प्रूवमेंट किया और उसका क्या आपका प्रदर्शन रहा। ठीक है, तो जो आपका CCE का उद्देश्य है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन है। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट का इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का पठार किसे कहते हैं? तीव्र गति, सीखने में अस्थायी रुकावट, सीखने का अंत या भूल जाना। तो आपका सीखने का जो पठार है वो क्या है? जब बच्चा कुछ सीख रहा होता है और उसके सीखने, वह हर रोज एक थोड़ा थोड़ा सीखता है और एक दिन उसने क्या होगा, एक समय आने पर उसके सीखने में कमी या रुकावट आ जाए और फिर उसके बाद वह और बेहतर प्रदर्शन करे और अच्छे से सीख पाए। तो इस दौरान, इस पूरी प्रक्रिया में जब बच्चे के सीखने में जो आपकी रुकावट हुई या मंदता आई, उसको आपका सीखने का पठार कहते हैं। ठीक है, क्या है? सीखने में अस्थायी रुकावट, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो रुकावट आ जाती है वो आपकी सीखने में अस्थायी रुकावट है। रचनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है स्मृति, कल्पना शक्ति, अनुकरण या पुनरावृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा आपका कल्पना शक्ति। जब बच्चा छोटा होता है तब वह उसकी कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है। आपने देखा होगा जब बच्चा खेलता है तब वो खाली डब्बे को भी कार बनाकर खेलने लगता है, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन पावर जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 बालक में किस प्रकार के विकास पर बल देती है? केवल बौद्धिक विकास पर, केवल शारीरिक विकास पर, समग्र विकास पर, केवल नैतिक विकास पर? तो जो NEP 2020 थी, इसने आपका NEP 1986 का स्थान लिया। किसका? 1986 का स्थान लिया। इसके अंतर्गत कुछ उद्देश्य थे इसके, जो कि आपका समग्र विकास, बच्चे का जो है वो समग्र विकास, अर्थात इसके अंतर्गत बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इसमें बताया गया कि बच्चे का सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, सभी प्रकार के विकास होने चाहिए। जब बच्चे का बौद्धिक विकास में क्या होगा, जब बच्चा पढ़ेगा, अपनी कक्षा में गणित के सवाल सॉल्व करेगा, तब उसका बौद्धिक विकास होगा। फिर जब बच्चा खेलेगा तब उसका शारीरिक विकास होगा, उसको खेल कूद में भी भाग देने चाहिए। और जब बच्चे को हम आपके प्रोजेक्ट या समूह कार्य देंगे तब बच्चे का सामाजिक विकास होगा। तो इसके अंतर्गत बताया गया कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट होने चाहिए। और आपका ये जो शिक्षा नीति थी ये बहुविषयक, इसमें बताया गया कि बच्चे की जो शिक्षा है वो बहुविषयक, यानी कि बच्चे को उसके अकॉर्डिंग, उसकी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चूज करने का उसको अवसर दिया जाए। और इन्होंने बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपका बोला कि शिक्षा जो है वो लचीली होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा लचीली होनी चाहिए, बच्चे के अनुसार होनी चाहिए और चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए और मातृभाषा पर आधारित होनी चाहिए। इसके अंतर्गत बताया गया
कि कक्षा 5 तक बच्चे की जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, और अगर संभव हो तो कक्षा 8 तक। ये है आपकी एनईपी 2020, ये इसके उद्देश्य थे। ठीक है, तो एनईपी 2020 बालक के विकास में किस पर आधारित, या किस पर बल देती है? समग्र विकास पर। ठीक है, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।